दोस्तों, आज है 26 जून और आज का हम लोग जो है पहले बिहार स्पेशल ल्यूसेंट का देखेंगे। उसके बाद जो है डेली करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिहार स्पेशल ल्यूसेंट का। और बिहार स्पेशल ल्यूसेंट में हम लोग जो है पहले नदियां और जलप्रपात जलकुंड कर चुके हैं, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है एक बार वीडियो जरूर देख लें कल का, और मतलब 25 तारीख का। और आज जो है मिट्टी है, मिट्टी से संबंधित भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। तो बिहार की मिट्टी हम लोग देखते हैं। तो पहले मिट्टी क्या होता है हम वो जान लेते हैं। मिट्टी जो है चट्टानों के टूटने फूटने तथा उसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो तत्व एक अलग स्वरूप ग्रहण करता है उसे ही जो है मिट्टी कहा जाता है। मतलब चट्टानों के टूटने फूटने तथा उनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप एक तत्व अलग ग्रहण करता है, एक स्वरूप बनता है, उसको ही मिट्टी कहा जाता है। मिट्टी कृषि एवं वनस्पतियों के उत्पादन का मूल स्रोत होता है। बिहार के संदर्भ में देखेंगे तो बिहार में मिट्टी निर्माण के जनक शैल स्थलाकृति वनस्पति न केवल अंतर पाया जाता बल्कि जलवायु परिवर्तन में भी, जलवायु की परिस्थितियों में भी जो है भिन्नता आती है। बिहार में जो है गंगा के विशाल मैदान के मध्यवर्ती भाग में विस्तृत अपोड प्रकार की मिट्टी मिलती है। बिहार में यह मिट्टी विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला के चट्टानों से जो है उत्पन्न हुई है। बिहार में मिट्टियों को जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला है गंगा का उत्तरी मैदान की मिट्टी पहला है। दूसरा है गंगा की दक्षिणी मैदान की मिट्टी। ये दो भागों में बांटा गया है। फिर इसका भी वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जो है जान लेते हैं गंगा के उत्तरी मैदान की मिट्टी के बारे में। गंगा के उत्तरी मैदान की मिट्टी जो है ज्यादातर जलोढ़ या अपोड मिट्टी है। जलोढ़ या अपोड मिट्टी एक ही को कहा जाता है। ये जो है 90% क्षेत्र में फैला हुआ है। बिहार में पर्वतपदीय मिट्टी के निर्माण स्थानीय चट्टानों के तलछट से हुई है, टूटने फूटने से हुई है। यह भाबर के मैदान से क्षेत्र है। यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में है। तो ज्यादातर उत्तरी मैदान में, उत्तरी बिहार में जो है जलोढ़ या अपोड मिट्टी है, लेकिन कुछ पर्वतीय मिट्टी है। तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसको अब उत्तरी गंगा के मैदान को हम जो है देखते हैं। तो पहला है उत्तरी गंगा के मैदान में पर्वतपदीय मिट्टी में जो है ये पर्वतपदीय मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में पाया जाता है। यह आधारभूत चट्टानों के ऊपर अपर्दित चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों मिलते हैं और भारी वर्षा और नमी की अधिकता के कारण कहीं कहीं दलदल मिट्टी का भी विकास हुआ। तो आपको याद रखना कि पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में जो है पर्वतीय मिट्टी मिलती है, और इस वन क्षेत्र अधिक होने के कारण इसका रंग जो है भूरे रंग की अम्लीय मिट्टी होती है। इसको हम मैप के माध्यम से जो है देख लेते हैं एक बार। आप देख रहे हैं कि ये बिहार का मैप हुआ, और बिहार के मैप में ये क्षेत्र जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र ये चंपारण हुआ, और इसके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ये पर्वतपदीय मिट्टी पाया जाता है। ये
जो है पूछा भी गया है। तो आप एकदम मतलब दिमाग में जो बिठा लेंगे कि किस क्षेत्र में पर्वतपदीय मिट्टी पाया जाता है। तो ये था पर्वतपदीय मिट्टी। उसके बाद हम लोग आते हैं पर्वतपदीय मिट्टी के बाद तराई मिट्टी। तराई क्षेत्र की दलदलीय मिट्टी बिहार के उत्तरी सीमा के साथ पश्चिमी चंपारण की पहाड़ियों से लेकर पूर्व में किशनगंज तक फैली हुई है। इस अम्लीय मिट्टी का रंग हल्का भूरा या पीला है तथा यह गन्ना, धान और पटसन की खेती के लिए जो है अनुकूल है। तो तराई की मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, इसको भी हम लोग जो है मैप के माध्यम से देख लें। ये यहाँ पर पश्चिमी चंपारण हुआ और पश्चिमी चंपारण से लगे हुए ये पूरे के पूरे यहाँ आप लोग देख सकते हैं। किशनगंज यहाँ पड़ता है, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, क्या कहते हैं, दरभंगा, अररिया, इन सब क्षेत्रों में जो है ये अररिया के इन सब के उत्तरी क्षेत्रों में तराई मिट्टी पाई जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे नेपाल से सटे हुए जितने भी जिले हैं उसमें जो है तराई मिट्टी पाई जाती है। और ये रंग कैसा होता है, हल्का भूरा रंग का होता है या पीला होता है। अब अगला मिट्टी देखते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। इस मिट्टी का विस्तार पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में अधिक है तथा यह दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बाद चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में संकीर्ण होती हुई भांगर की पट्टी समाप्त हो जाती है। तो ये जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ये पूर्वी सहरसा, पूर्णिया सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में अधिक मिलती है, ये पूछा गया है। इस मिट्टी में चूना और क्षारीय तत्व नहीं है। यह मिट्टी हल्के भूरे रंग की होती है। कुछ क्षेत्रों में इसे करेल या कैवाल मिट्टी भी कहा जाता है। सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होने पर यह मिट्टी धान, जूट और गेहूं की अच्छी फसल होती है। करेल या कैवाल मिट्टी का क्षेत्र गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग शाहाबाद से लेकर पटना, गया, मुंगेर, भागलपुर तक विस्तृत है। तो ये भी याद रखेंगे, कैवाल या करेल मिट्टी जो है ये शाहाबाद से लेकर पटना, गया, मुंगेर, भागलपुर तक जो है विस्तृत है। अब इसको जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी का क्षेत्र हम लोग मैप पर देख लेते हैं। ये जो है ये पुरानी बांगर या पुरानी जलोढ़ या बांगर का क्षेत्र है। जैसा कि हम बताए हैं ऊपर कि ये यहाँ पर जो है सक्रिय होती चली जाती है पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में, जबकि आप यहाँ देखेंगे मुजफ्फरपुर, ये पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में जो है इसका विस्तार है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का। तो ये जो है आप लोग ये मैप जरूर याद रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला मिट्टी है बलसुंदरी मिट्टी। बिहार के उत्तरी भाग में भांगर क्षेत्र के बाद बलसुंदरी मिट्टी का क्षेत्र है। यह मिट्टी गहरे भूरे रंग, इसकी प्राकृतिक क्षारीय होती है। पूर्णिया के दक्षिणी भाग से प्रारंभ होकर सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के दक्षिणी भाग में ये पड़ता है, जबकि जो है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है ये उत्तरी भाग में पड़ता है। सारण, चंपारण से दक्षिणी पश्चिमी भाग में जो है पुरानी जलोढ़, इस मिट्टी को पुरानी जलोढ़ भी कहते हैं। बलसुंदरी को, पुरानी जलोढ़ को ही बलसुंदरी में जो है तोड़ दिया गया है। तो बलसुंदरी जो है ये देखेंगे कि बलसुंदरी, इस क्षेत्र में बलसुंदरी मिट्टी जो है मुख्य रूप से पाया जाता है, बलसुंदरी मिट्टी। अब अगला जो है हम लोग देखते हैं मिट्टी
इसी का नोट्स है, हालांकि आपको जो है ल्यूसेंट किताब से दिखा रहे हैं। तो आगे है खादर मिट्टी। खादर मिट्टी को जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, जिसका विकास बाढ़ के मैदान में हुआ है। बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी के कारण इसमें उर्वरता जो है बढ़ जाती है। यह मिट्टी गंगा घाटी के गंडक, बूढ़ी गंडक, निचली घाटी, कोसी, महानंदा की घाटी में पाई जाती है। यह गहरे भूरे रंग की होती है। इसमें कहीं बालू की मात्रा तो कहीं चीका की मात्रा होती है। तो अगर हम मैप के माध्यम से देखें जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी को, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है ये गंगा के बगल बगल, ठीक है, इस साइड, और साथ ही साथ जो यहाँ पर कोसी नदी बहती है, कोसी नदी के बगल बगल जो है और गंडक नदी के बगल बगल नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब अगला जो है हम लोग देखते हैं, अगला है गंगा का दक्षिणी मैदान। हमने जो है बिहार की मिट्टियों को दो भागों में बांटा था, गंगा का उत्तरी मैदानी मिट्टी और गंगा का दक्षिणी मैदानी मिट्टी के रूप में बांटा। तो अब गंगा के दक्षिणी मिट्टी को हम देखते हैं। गंगा के दक्षिणी मिट्टी में पहला है टाल या ताल की मिट्टी। गंगा के दक्षिणी भाग में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में मोटे कणों वाले धूसर रंग की मिट्टी पाई जाती है। इसी धूसर रंग की मिट्टी को जो है टाल या ताल मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी का निर्माण वर्षा ऋतु के बाद आए बाढ़ के द्वारा बारीक व मोटे कणों वाली मिट्टी के निक्षेपण से होता है। यह अत्यधिक उर्वरा मिट्टी तथा जल सूखने के बाद इस मिट्टी में रबी फसल होती है। तो ये जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है, इसको भी हम लोग मैप के माध्यम से देख लेते हैं। तो ये रहा हम लोगों का बिहार का मैप। और ताल क्षेत्र जो है ये बीचों बीच गंगा की नदी बहती है बिहार में, और ये जो गंगा की दक्षिणी भाग में जो ये आप देख रहे हैं, ये टाल या ताल क्षेत्र की मिट्टी है। ये जो है गंगा के दक्षिणी भाग में जो जिला है उस जिले में आप देख सकते हैं। तो आपको जिला भी याद रखना पड़ेगा। अगला देखते हैं हम लोग, अगला है मिट्टी अबरख मिट्टी। अबरख मिट्टी जो है, अबरख मिट्टी वास्तव में एक पहाड़ी मिट्टी है। इसमें अबरख की प्रधानता होती है। बिहार के नवादा जिले में रजौली प्रखंड में यह मिट्टी पाई जाती है। यह अनुपजाऊ मिट्टी है, लेकिन समतल क्षेत्र में मोटे अनाज एवं मक्के की खेती इस मिट्टी में होती है। तो अबरख मिट्टी भी हम दिखाएंगे। पहले हम लोग इसको बलथर मिट्टी को देख लेते हैं, उसके बाद अबरख मिट्टी भी हमको दिखाएंगे। बिहार के मैदानी भाग में गंगा के दक्षिणी सीमा पर छोटा नागपुर की पहाड़ी प्रारंभ होती है। बलथर मिट्टी यहीं पर जो है पाई जाती है। ये रेत कंकर की बहुलता होती है। इस मिट्टी का रंग पीला और लाल होता है। इस मिट्टी में होने वाली प्रधान फसलों मक्का, अरहर, कुल्थी, चना, ज्वार, बाजरा है। पश्चिम में कैमूर पठार के पूर्व से राजमहल पहाड़ी तक बलथर मिट्टी का संकीर्ण पेटी जो है पाया जाता है। इसमें लोह का अंश अधिक होता है। अब हम लोग देखते हैं लाल बलुआई मिट्टी। यह मिट्टी कैमूर और रोहतास के पठारी क्षेत्र में मिलता है। इस बालू की मात्रा अधिक होती है तथा इसमें उर्वरा शक्ति की कमी होती है। इस मिट्टी में मोटे अनाज उगते हैं। अब इन मिट्टियों को जो है हम लोग मैप के माध्यम से एक बार देख लेते हैं। तो जो अबरख मिट्टी हमने बताया, अबरख मिट्टी जो है नवादा के इस क्षेत्र में पाया जाता है। तो अबरख मिट्टी बिहार में मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो नवादा में पाया जाता है। इसको आप लोग रट लेंगे, इसको पूछे जाने की संभावना जो है ज्यादा है। अब हम लोग आते हैं दूसरी मिट्टी बलथर मिट्टी। बलथर मिट्टी जो है इस क्षेत्र
में पाया जाता है। ये भी याद रखेंगे, छोटा नागपुर से सटे हुए भाग में बलथर मिट्टी पाया जाता है। वहीं लाल बलुआ मिट्टी जो है ये कैमूर, गया आदि क्षेत्र, औरंगाबाद क्षेत्र में पाया जाता है और ये कुछ कुछ जो है इस क्षेत्रों में भी पाया जाता है लाल बलुआ मिट्टी। तो ये मैप के माध्यम से जो है आप इसको देखें, जरूर एक बार देखेंगे इसको पॉज करके, जिससे कि याद रह जाए। अगर किसी भी तरह घुमा के पूछे तो आप इसको कर पाएं। अब जो है बिहार की मिट्टियों को एक हम लोग जो है इसके माध्यम से देख लेंगे जो है कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती इंडेक्स के माध्यम से। तो पर्वत पादीय मिट्टी जो है ये अपरदिक चट्टानों के छोटे बड़े टुकड़े और भूरे रंग और अम्लीय मृदा है। यह पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में, इसको तो जरूर रख लेंगे, पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में, और ये अनुपजाऊ होता है, ये वन क्षेत्र होता है। तराई मिट्टी जो है ये कंकर युक्त होता है, भूरे और हल्के पीले रंग का होता है। ये चंपारण से लेकर किशनगंज वाले क्षेत्र में, मैप में हम दिखा चुके उस क्षेत्र में पाया जाता है। धान, पटसन और गन्ना इसमें मुख्य फसल होता है। बलसुंदरी मिट्टी ये जो है चूना, क्षार और गहरा भूरे सफेद रंग का होता है। यह सहरसा, चंपारण, पूर्णिया, सारण और मुजफ्फरपुर जो है इसके उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है। गन्ना, धान, गेहूं, मक्का, तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। वहीं खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है ये चूना और क्षार की कमी होती है, इसमें गहरा भूरा और काला काफी उर्वर होता है। यह मुजफ्फरपुर, मुंगेर, चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, भागलपुर क्षेत्र में पाया जाता है। यह मिट्टी जूट, गन्ना, धान, गेहूं, मक्का, अरहर आदि के लिए जो है प्रसिद्ध है। अब अगला मिट्टी देखते हैं हम लोग, बांगर मिट्टी या पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्षारीय एवं अम्लीय होता है और गहरा भूरा होता है। यह गया, पटना और रोहतास में पाया जाता है। ज्वार, बाजरा, अरहर, धान, गेहूं इसकी मुख्य फसल है। अब देखते हैं हम लोग टाल मिट्टी, बारीक लेकर यह मोटे कणों वाले धूसर रंग की मिट्टी होती है। यह पटना, बाढ़, मुंगेर और भागलपुर के जो है गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में ये मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। दलहन, तिलहन और गेहूं की खेती होती है इसमें। बलथर मिट्टी यह रेत और कंकर युक्त अम्लीय पीलेपन लिए हुए लाल रंग की मिट्टी होती है। कैमूर क्षेत्र में यह पाया जाता है। ज्वार, बाजरा, अरहर इसकी प्रमुख जो है फसल है। अबरख मिट्टी, अबरख की प्रधानता होती है। नवादा जिले के रजौली प्रखंड में ये पाई जाती है और मोटे अनाज और पक्के मक्के के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। तो ये था जो है हम लोग बिहार का मिट्टी देखे हैं। बिहार के मिट्टी से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको कि आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आज का हम लोग करंट अफेयर्स देख लेते हैं। आज के पहले करंट अफेयर्स है कि जो है 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें 18वें लोकसभा में उसकी बैठक चल रही है। अब उसके लोकसभा अध्यक्ष की चुने जाने की बात कही जा रही है और लोकसभा जो है करीब 50 साल से जो है लोकसभा का अध्यक्ष जो है नामित होता था एक पूर्व सहमति के द्वारा, लेकिन इस बार जो है चुनाव के माध्यम से चुना जाएगा। तो यहाँ पर हम पहला देखेंगे करंट अफेयर्स में ये जो चर्चा में रहा है कि अभी तक जो है सबसे ज्यादा समय तक लोकसभा का अध्यक्ष कौन रहा है, तो बलराम जाखड़ जो हैं ये रहे हैं करीब 9 वर्ष 329 दिन। और अभी जो है जब चुनाव हुआ है लोकसभा का अध्यक्ष का, तो लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं ये नवीन चुन लिए गए हैं और अगर जो इनका कार्यकाल जो है पूरा हो जाता है, दैट मीन्स ओम बिरला का कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो हो सकता है ये जो है सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष चुने जाने वाले व्यक्ति होंगे। तो अभी जो है वर्तमान में सबसे ज्यादा समय तक जो है लोकसभा का अध्यक्ष कौन रहे,
हैं बलराम जाखड़। यहाँ पर ये चीज याद रखेंगे। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट तथ्य बता दें कि नीलम संजीव रेड्डी पहले कांग्रेस और दूसरी बार जनता पार्टी की तरफ से अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये जो है जनता पार्टी की तरफ से भी लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और जो है कांग्रेस की तरफ से भी अध्यक्ष रह चुके हैं। अब आगे देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में, ये जो है लोकसभा का अध्यक्ष पद जो है ये चर्चा में रहा है, ये अहम क्यों है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। चूंकि पहली बार ऐसा हो रहा है 50 साल के बाद कि चुनाव हो रहा है, तो इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। तो हम लोग जो है बता दें कि 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को आज जो है हो चुका है और ओम बिरला जो है ये लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। तो ओम बिरला जो है एनडीए की तरफ से उम्मीदवारी थे, मतलब भाजपा की तरफ से थे, वहीं के सुरेश जो है ये इंडी गठबंधन की ओर से जो है ये क्या कहते हैं उम्मीदवार थे। तो आपको यहाँ याद रखना है कि इंडी गठबंधन की ओर से लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया था, तो के सुरेश को नामित किया गया है। और के सुरेश जो है किस दल से जो है ये है लोकसभा के सदस्य हैं, तो कांग्रेस की ओर से। इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जा चुके हैं पूर्व में, इसलिए आप लोग ये अहम चीज याद रखेंगे। अब जो है आपको बता दें कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है। तो सदन की चलाने की जिम्मेवारी जो है लोकसभा के अध्यक्ष पर होती है। लोकसभा अध्यक्ष सदन को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेवारी होती है, इसलिए ये पद काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष संसदीय बैठकों के लिए एजेंडा भी तय करता है। इसके अलावा स्थगन प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव जैसे प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से ही ली जाती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है लोकसभा का अध्यक्ष। उसके बाद जो सदन में अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेवारी भी लोकसभा अध्यक्ष की होती है। अगर कोई सदस्य सदन में दुर्व्यवहार करता है तो लोकसभा अध्यक्ष उसे निलंबित कर सकता है और दलबदल संबंधित मामले लोकसभा अध्यक्ष के सदस्य जो है उसे अयोग्य घोषित कर सकता है, अगर जो कोई दलबदल कानून को जो है तोड़ता है। तो ये भी जो है जिम्मेवारी लोकसभा के जो है अध्यक्ष की है, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर सदन में नियम को लेकर किसी तरह का विवाद होता है तो लोकसभा का अध्यक्ष नियमों की व्याख्या करता है और नियमों को लागू करता है। इस संबंध में अध्यक्ष के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है। सदन में सत्ता और विपक्ष दोनों पक्षों के सदस्य होते हैं, ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष को से अपेक्षा की जाती है कि वो तटस्थ रहे। तो इस तरह नियम संबंधी भी व्याख्या करने का अधिकार जो है लोकसभा का अध्यक्ष क्या है, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर हम आपको महत्वपूर्ण तथ्य जो है कुछ बता दें लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल जो है 93 में ये वर्णन है कि जो है लोकसभा स्वयं के ही अपने सदस्यों के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। तो किस आर्टिकल में है, 93 में ये वर्णन है। इसको जो है आप लोग रट लेंगे, याद कर लेंगे। अब जो है एक और इम्पोर्टेंट तथ्य आपको बता दें कि जो लोकसभा का जो है अभी तक अध्यक्ष का चुनाव ये तीसरी बार है जो कि हुआ है। इससे पहले 2 बार हुआ था, ये पहली बार 1952 में, दूसरी बार जो है 1976 में और तीसरी बार हुआ 2024 में। इससे पहले जो है सर्वसम्मति से लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लिया जाता था। तो 1952 में जो हुआ था चुनाव वो जीवी मावलंकर और शांताराम मोरे के बीच हुआ था। पहले आम चुनाव में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जीवी मावलंकर को लोकसभा अध्यक्ष बनाना
बनाना चाहते थे और उसके लिए ये प्रस्ताव लाए थे। वहीं कम्युनिस्ट आंदोलन के संस्थापक कन्नूर से सांसद A.K. गोपालन ने शांताराम मोरे को जो है अध्यक्ष बनाने के लिए आगे बढ़ाया। शांताराम मोरे पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक में से जो है एक थे। तो तब जो है जब दो व्यक्ति खड़े हो गए उम्मीदवारी, तब जो है चुनाव हुआ, जिसमें कि जीवी मामलंकर को 954 मत पड़ा और जो है 55 सांसदों का मत शंकर शांताराम को पड़ा। इस तरह जीवी मामलंकर जो है पहले अध्यक्ष बन गए लोकसभा के 1952 में। दूसरी बार जो है 1976 में जो है चुनाव हुआ और B.R. भागवत और बनाम जगन्नाथ राव जोशी के बीच जो है ये हुआ था, जिसमें B.R. भागवत जो है B.R. भागवत और जगन्नाथ जोशी के बीच में हुआ। आपातकाल की 5वीं लोकसभा कार्यकाल 1 वर्ष के बढ़ाया गया। इसके बाद 1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष कांग्रेस सांसद B.R. भागवत के नाम का प्रस्ताव रखा, लेकिन हालांकि कांग्रेस के O के सदस्य और भावनगर से सांसद PM मेहता ने जनसंघ के सदस्य जगन्नाथ राव जोशी को जो है नाम बढ़ाया। चुनाव में भगत को जो B.R. भगत को 344 मत पड़े थे। इस तरह B.R. भगत जो है चुने गए थे। और तीसरी बार जो है बिरला, और उसमें बिरला जो है बने हुए हैं। और बिरला के अपोजिशन में कौन थे, तो जो है कांग्रेस के लोकसभा के सदस्य हैं के सुरेश, ये जो हैं इसमें उम्मीदवार अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं और ये उम्मीदवारी थे, लेकिन अभी जो है ये बिरला वो जीत चुके हैं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट तथ्य बता दें आपको और कि राहुल गांधी जो है लोकसभा के नेता विपक्ष जो है, या नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं, नेता विपक्ष या विपक्षी नेता के रूप में जो है चुन लिए गए हैं। तो विपक्षी नेता कौन बने हैं, ये राहुल गांधी। इससे पहले कौन थे विपक्षी नेता लोकसभा में, अधीर रंजन चौधरी थे। तो राहुल गांधी जो है बने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखेंगे। अगला जो है आज का करंट अफेयर्स है, ये संबंधित है उत्तर प्रदेश में पेपर लीक कराने में उम्र कैद की जो है सजा दी जाएगी अब, और 1 करोड़ का जुर्माना होगा। अगर उत्तर प्रदेश में कोई जो है पेपर लीक कराता है तो उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024 के अनुसार इसके तहत पेपर लीक कराने वाले को 2 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की सजा, 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है। दोषियों को संपत्ति कुर्की भी की जा सकती है। आगे देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है रूस के पूर्व रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख को आईसीसी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय द्वारा जो है गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। जब जो है गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, वो पूछा जा चुका है। तो आप ये भी याद रखेंगे कि रूस के पूर्व रक्षा मंत्री सर्गोई शोइगु और चीफ ऑफ स्टाफ जनरल वालेरी गेरासिमो को युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अमानवीय कृत्य के आरोप में जो है गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, चंद्रमा से नमूने जो है लेकर आ गया है चीन का चांग-ई 6 मिशन। चांग-ई 6 मिशन जो है ये चंद्र मिशन था, किसका, तो चीन का, जो कि दक्षिणी ध्रुव पर जो है भेजा गया था चीन के द्वारा। और नमूने के लिए तो करीब जो है चांग-ई 6 मिशन जो है 2 किलो जो है चंद्रमा धूल लेकर पृथ्वी पर लौटा हुआ है। तो ये जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे चांग-ई मिशन। अगला देखते हैं, अगला है DLS नियम, जिसको कि डकवर्थ
डकवर्थ लुईस स्टर नियम भी क्रिकेट में बोलते थे। तो जॉन डकवर्थ इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है 84 वर्ष की एज में। 1997 में जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार डकवर्थ नियम लागू किया गया था। जब बारिश हो जाती है तो किस प्रकार जो है डकवर्थ नियम की तरह दिया जाए पॉइंट, और 2001 से जो है ये आईसीसी आधिकारिक रूप से अपनाया था डकवर्थ लुईस जो है नियम। तो इनका निधन हो गया डकवर्थ लुईस देने वाले को, तो ये याद रखेंगे। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।